हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का यह 15वां अध्याय है, खाद्य संसाधनों में सुधार। हमें खाद्य संसाधन में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है जो आपके जीवन को एक जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हो। और आप यह जानते हैं कि खाद्य हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा जो है ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? तो भोजन चाहिए। भोजन के लिए हमको कैसे भोजन हमें प्राप्त हो, कैसे उसका संसाधन हम करेंगे और किस तरह से आप जानते हैं कि खेतों में साग सब्जियां उगाई जाती है, पेड़ पौधों से फल आप लेते हैं, इत्यादि संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे और उन सब से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और क्या क्या हमको प्राप्त होता है, इन सारी बातों को भी देखेंगे। और जो हम इस अध्याय में और ख़ास बात देखेंगे, जो हमें इन सारी बातों को देखते हुए हमें क्या क्या और करने की ज़रूरत है, मतलब उसमें सुधार हमें क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 15, खाद्य संसाधनों में सुधार। लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे भी हैं और जंतु भी। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होती हैं। और जो भी आप देखते हैं कि कृषि और पशुपालन से ज़्यादा से ज़्यादातर जो है हमें भोज्य प्राप्त जो आपको खाने के लिए चाहिए वो प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है और हम वर्तमान में उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्भर रह सकते? जो भी उत्पादन हो रहा है उसी पर हम क्यों नहीं निर्भर रह सकते हैं? इससे क्या होता है, जनसंख्या भारत में बहुत ज़्यादा है और जितना आप उपजा रहे हैं उतना ही उसका खपत हो रहा है, तो क्या है, आप माइनस में जा रहे हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि भारत की जनसंख्या क्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन से भी अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। यह जो है इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और भूमि की आवश्यकता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं और हमने हरित क्रांति द्वारा जो है फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा किसका, तो दूध में। ये बहुत बार हरित क्रांति के लिए किसका, तो फसल के लिए, और श्वेत क्रांति तो दूध के लिए, और इसका अच्छा प्रबंधन भी किया गया है। और इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदा का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह संभव है कि फसल उत्पादन को उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुँचाए। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है और खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करता है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। आप जानते हैं बहुत सारी जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाने चाहिए, जिसमें क्या होगा, जिससे कि उनके भूख की समस्या का समाधान हो सके। और कृषि के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। और संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती मतलब एक से ज़्यादा आप जो है फसल उपजा रहे हैं एक साल में, और अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न है कि इन यह कि
हम फसल तथा पशुधन की उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि फसल उत्पादन की उन्नति। देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, और यहाँ पर ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। किसे? गेहूँ हो गया, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे दालें में जैसे हो गया चना, मटर, मूंग, अरहर, मसूर, इससे क्या होता है? प्रोटीन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन प्रोटीन के लिए है और कौन जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको याद रखना है गेहूँ हो गया, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब कार्बोहाइड्रेट। और जैसे दाल आ जाएगा तो दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये सारे जो है प्रोटीन के प्रोटीन इससे प्राप्त होते हैं। और तेल वाले जो बीज होते हैं, जो तेल वाले बीज होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, अरंड हो गया, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होता है। और वसा के लिए क्या चाहिए? सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, अंडी जिसको बोलते हैं, ये सारे जो होते हैं इसमें वसा प्राप्त होते हैं। और सब्जियां जो होती हैं, जैसे कि फसलें होते हैं सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन और वसा तथा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। किससे? सब्जियों से और मसालों से और फलों से। इन सारे से क्या? विटामिन भी मिलता है, खनिज लवण भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे प्राप्त होते हैं। जैसे चारा फसलें हो गया, जैसे कि बरसीम हो गया, जई हो गया, सूडान, ये सारे जो फसल हैं, ये फसल जो होते हैं ये पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। कौन कौन? बरसीम, जय, सूडान, ये सारे चीज़। यहाँ पर देख सकते हैं सूरजमुखी है, धान है, गेहूँ है, मक्का है, धान है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें हम देख सकते हैं, मटर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा रहा है कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है। अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, अनाज से अभी आपने तुरंत पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, और फल से आपको खनिज भी मिलता है, जो खनिज लवण भी होता है, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। सब्जियों से भी आपको कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन जो है यहाँ पर सब्जियों से आपको प्रोटीन, वसा, ये मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान तथा दीप्तिकाल जो होता है तापमान, फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वह जो है अपना जीवन चक्र है उसको पूरा कर सके। और दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है। पौधों में क्या है? पुष्पन किस पर निर्भर करेगा? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। जो फसल हमें वर्षा ऋतु में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक चलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जून से अक्टूबर मास तक कौन सी फसल उगाई जाती है। उसमें होता है क्या? खरीफ फसल। कुछ फसलें शीत ऋतु में भी उगाई जाती हैं, जो नवंबर से लेकर अप्रैल तक। कब से कब? नवंबर से अप्रैल मास तक होता है। और इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। जो नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है वो क्या है? शीत ऋतु में उगाया गया फसल है, जिसको आप क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं रबी फसल। और धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द खरीफ फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल जो कब से कब? तो कब से कब होता है खरीफ फसल? तो ये होता है जो आप गर्मी शुरू होता है तो उसी के समय में ये खरीफ फसल शुरू हो जाता है, जो जून से आरंभ होता है और कब से कब? तो अक्टूबर तक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। इसी में आपको धान भी होगा, सोयाबीन, अरहर, मक्का, ये सारे फसल, उड़द, ये सारे फसल उगाए जाते हैं। और गेहूँ, मटर, चना, ये सब सारे ठंडे फसल हैं और यह जो है रबी के फसल होते हैं। गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, अलसी, ये सारे के सारे फसल क्या हो जाएंगे? रबी फसल। और खरीफ फसल में धान, सोयाबीन, अरहर, और इसका जो है महीना भी याद रखेंगे, जो जून से आरंभ होता है और अक्टूबर तक चलता है। नवंबर से लेकर अप्रैल तक में रबी फसल, और अक्टूबर तक कौन होता है?
जून से लेकर अक्टूबर तक वो खरीफ फसल होता है। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में अन्न यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हमें अपने 3 चरणों में इसको बाँट सकते हैं। पहला चरण है बीज का चुनना, दूसरा चरण है फसल का उचित देखभाल करना और तीसरा चरण क्या है? खेतों में उगी फसलों की सुरक्षा पूर्वक आप उसको कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार की फसल के उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न वर्गों में आप बाँट सकते हैं। पहला क्या है? तो पहला है कृषि के किस्मों में हम सुधार करेंगे। दूसरा, कृषि का प्रबंधन रख-रखाव हम कैसे करेंगे और फसल सुरक्षा हम कैसे करेंगे? फसल जो आप लगाए हैं उसकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे? देखिए, पहला हम पढ़ेंगे फसल की किस्मों में सुधार। लिखा गया है कि फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है और फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधी क्षमता, उर्वरक के लिए प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं और फसल की किस्मों की ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है और संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतर किस्में जैसे कि विभिन्न किस्म के होते हैं। अंतर स्पीशीज एक जीनस की 2 विभिन्न स्पीशीजों में है और अथवा अंतर्वंशीय जो कि आपके विभिन्न जेंडा को हो सकता है, ये होते हैं। इस प्रकार से आप जो है एक दूसरे किस्म को सुधार सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम फिर से एक बार आपको यहाँ से बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फसल जो है, कैसे इसका हम उत्पादन जो है सुधार के लिए कर सकते हैं और कैसे फसल का उत्पादन सुधार में आप जीन का जो उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, फसल का उत्पादन अच्छा हो इसलिए हम क्या करते हैं? अच्छा फसल का चयन हम करते हैं। फसल का किस्मों में प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण जैसे कि प्रतिरोधी क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और या उच्च उत्पादन हो, इसके लिए हम चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं और फसल के किस्मों के ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है और संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं और यह संकरण अंतर किस्में जैसे विभिन्न किस्म के होते हैं जो कि क्या होता है? अंतर स्पीशीज होता है। एक ही जीनस के 2 विभिन्न स्पीशीज में अथवा अंतरावंशीय विभिन्न जेनरा में हो सकता है और फसल सुधार की दूसरी विधि क्या हो सकती है? तो ऐच्छिक गुणों वाले जो जीन है, जीन का डालना दूसरा विधि होगा। इसके परिणामस्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल का प्राप्त इसके बाद हो जाता है और नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में हो, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है। अच्छा उत्पादन दे सके, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके और कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। कैसा? तो यहाँ पर मिट्टी कैसा है, पानी की कितना आप उपलब्ध करवा रहे हैं और प्रणाली क्या है। चूँकि मौसम परिस्थितियाँ जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन पर जो है पहले से हम अनुमान लगाएंगे ये कठिन है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। कोई भी चाहे पानी कम हो चाहे ज़्यादा हो उसमें भी उगा सके हम, जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई है जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। किस्मों में सुधार के कुछ यहाँ पर कारक दिखाए गए हैं कि उच्च उत्पादन प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाता है। ज़्यादा उत्पादन होगा तो प्रति एकड़ में क्या होगा? बहुत ज़्यादा फसल आपको मिलेंगे और उत्पन्न किस्में जो अगर होंगे तो ये क्या करेगा? तो ये करेगा फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन
की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों में संरक्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक रोग जैसे कि रोग हो गया कीट तथा निमेटोड, तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला इत्यादि से हम क्या करेंगे, फसल को परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकते हैं, इससे हमको बचाने की आवश्यकता है। और इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में क्या कर सकता है, सुधार कर सकती है। अगर ये इन सारे से बचेंगे, कीट से और रोग से, तो क्या होगा, इससे फसल ज़्यादा होगा। और परिपक्व काल में तीसरा है कि परिपक्व काल में परिवर्तन क्या होगा। तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, और इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है, और समान परिपक्व कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है, और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। अगला है कि व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता है तो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। अगला है कि ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे। जो जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं, ये फसल को कैसे प्रभावित करता है। तो जैविक क्या होता है, जैविक में अब रोग हो गया, कीट हो गया, निम्नोड हो गया, ये क्या है। और अजैविक में आप देखेंगे तो ये जैविक हो गया, और अजैविक में सूखा, क्षारता, जलक्रांति, गर्मी, ठंडा फसल इत्यादि क्या है, ये अजैविक हैं। ये दोनों है जो क्या करता है, फसल उत्पादन को कम करता है, और फसल को भी इसमें फसल नष्ट हो जाता है। इन दोनों कारक से भिन्न बहुत सारे आप देखेंगे तो कीटों में संक्रमण हो जाता है, अनाज के भार में कमी आ जाता है, खराब अंकुरण होता है, गुणवत्ता में कमी होता है, बदरंग हो जाता है, बाजार मूल्य का आपको कमी भी हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फसल सुधार के लिए ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या है। तो क्या है, तो ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण जो होता है वो क्या करता है, चारे वाले फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है, जो चारा वाला फसल है। अनाज के लिए क्या है, तो बौने पौधे और उपयुक्त हैं, बौने पौधा उपयुक्त होता है ताकि फसलों की क्या उगाने के लिए कम पौष्टिक की आवश्यकता हो। और इस प्रकार शस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक। जो छोटा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन आपको प्राप्त देगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन। लिखा गया कि अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसीलिए उत्पादन प्रणालियों की विभिन्न स्तर की हो सकती है, जिसे बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियों में सम्मिलित है। यहाँ पर है पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन हम कैसे करेंगे, तो जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है, तो हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होता है।
और पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक है। और हवा में कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तथा एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हवा से क्या मिलता है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलता है। और पानी से क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों में मिलता है। कार्बन ऑक्सीजन जो हवा से भी और पानी में भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। और जो भी शेष बचता है वो मिट्टी से प्राप्त होता है पोषक। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, जिन्हें बृहद पोषक कहते हैं। और जिसमें जो है इसमें कुछ ज़्यादा अगर पोषक होना चाहिए होगा तो क्या होगा, इन्हें बृहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। जो शेष होता है उसमें कम मात्रा होगा तो सूक्ष्म पोषक होगा। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया भी गया है कि हवा में क्या मिल रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। पानी में क्या मिल रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मृदा में, मिट्टी में तो बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। बृहद में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म में क्या, तो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सारे जो है सूक्ष्म हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बृहद पोषक क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं। इनके लिए क्या है, तो बृहद पोषक उनको कहते हैं जो क्या करता है, अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होता है। और इन जो है इनको क्या करता है, तो इन पोषकों को कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, यहाँ पर दिया भी गया है कि और कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। इससे क्या होता है, बृहद पोषक इसको कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, इसमें जो है आवश्यकता मात्रा अधिक जो पड़ती है, और इसीलिए इन्हें बृहद, क्योंकि इनकी जो है आवश्यकता जो होती है अधिक मात्रा में पड़ता है, इसीलिए इनको बृहद पोषक कहते हैं। और पौधों, दूसरा क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए पौधे कैसे करता है, तो हवा से, पानी से, मृदा से। ये 3 प्रकार से पौधे जो हैं अपना पोषक प्राप्त करते हैं। हवा से आपको क्या मिल जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन। और पानी से आपको क्या मिल जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो भी प्राप्त होता है वो मिट्टी से प्राप्त कर लेता है पोषक। अगला पॉइंट है खाद। देखिए खाद भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या यहाँ पर देखिए नए नए लिक्विड अब बनाए जा रहे हैं। जैसे बोरा में यूरिया को आपको 50 केजी होता था, अब उसी जो है वही अब मात्र एक लिक्विड 500 ग्राम में आपको तब्दील कर दिया गया है। आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी पर 50 किलो को 500 ग्राम में तब्दील हो गया है। तो ये आप देखेंगे हम दूसरा जो खाद, तो खाद क्या है, तो खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करता है। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। जंतु के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटन से किसको तैयार होता है, तो खाद तैयार होता है। खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए रेतीली जो मिट्टी है वो पानी क्या करता है, ज़्यादा रखता है। उसमें जो है पानी रखने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है और पानी को निकालने में ये जो है ये चिकनी मिट्टी वो सहायता करता है जो पानी को निकालने में, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। कौन, तो चिकनी मिट्टी। खाद को बनाने के में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, जिसमें जो है इससे उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, तो पहला कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसके लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। क्या है, तो यहाँ पर है कि कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मल मूत्र हो गया, गोबर आदि और सब्जी के छिलके एवं कचरा जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे
घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढा में विघटित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक कुछ जो है पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निस्तारीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इसी के हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। दूसरा है हरी खाद। तो हरी खाद में आप देखेंगे तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा लेते हैं और तत्पश्चात उन पर जो है हल चलाकर उन्हें खेत में ही मिला दिया जाता है। ये पौधे क्या करते हैं, हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में परिपूर्ण करने में सहायता होता है और करता है। अब है उर्वरक। उर्वरक जो होता है व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इसके उपयोग में अच्छी कायिक वृद्धि, जो पत्तियां जो है उसका और शाखाएं और फूल जो होता है उसमें की होती है, इसकी वृद्धि जो है ज़्यादा होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये अधिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं और उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए उसकी खुराक की उचित मात्रा उचित समय पर तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे जो है उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जो है जल को प्रदूषित कर देती है, कारण होती है, जल को प्रदूषण करने का कारण होती है। और जैसा कि हमने पिछले भी अध्याय में पढ़ा कि उर्वरक सतत प्रयोग जो है मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को वो घटा देगा क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लिए के लाभ जो है दीर्घावधि हैं। अब है दूसरा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। तो खाद और उर्वरक की मिट्टी की हम तुलना करेंगे। तो पहला देखेंगे तो खाद की प्रतियोगिता में आप देखेंगे तो खाद मिट्टी की पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और इसके ये खाद के लिए है और इसके जो है कारण रेतीली मिट्टी में पानी जो है के रखने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है और चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में क्या करता है, सहायता करती है और जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाती और मृदा अपरदन में भी कमी आती है। और खाद मिट्टी का ह्यूमस जो होता है प्रदान करता है। खाद क्या करता है, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है और सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करता है। अब हम देखेंगे उर्वरक का उपयोग। तो उर्वरक के उपयोग में आप देखेंगे तो इसके उपयोग में अच्छी कायिक वृद्धि होता है, जैसे पत्ता हो गया, यहाँ पर दिया भी गया है कि पत्ता हो गया और जो फल होता है, जो फूल होता है, ये सारे जो हैं ज़्यादा बढ़ते हैं और स्वच्छ पौधे भी प्राप्त होते हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये थोड़ा महंगा, आर्थिक रूप से क्या होता है, महंगा होता है। और उर्वरक का उपयोग हम क्या करेंगे तो समय पर करेंगे, कम समय और अधिक समय उत्पादन की जो है समय है उसको देख कर करेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फसल की बर्बादी भी होती है, हानि भी पहुंचता है। और उर्वरकों को लगातार प्रयोग मिट्टी में हम करेंगे तो क्या होता है, उर्वरता कमती है और क्योंकि इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है और सूक्ष्म जीवों तथा भूमिगत जो जीव है उसका जीवन चक्र जो है वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है और मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। क्या होता है, उर्वरक खाद से, उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी सूखा चूर्ण की तरह पाउडर होने लगता है और होने के से मृदा का अपरदन क्या होता है, बढ़ते जाता है। अगर चूर्ण हो जाएगा तो क्या, मृदा अपरदित होगा, वो जो है कटना शुरू हो जाएगा। अब आगे है आपका पॉइंट कि कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम तथा बिल्कुल नहीं होता। ये क्या है, कार्बनिक खेती हो गया। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, जिससे कि आपका कृषि अपशिष्ट जैसे पुला हो गया, पशुधन का हो गया, ये इसका उपयोग हम करते हैं का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन और जैविक उर्वरक बनाने में प्रयोग किया
जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के उपयोग जो है किसके लिए, तो रूप में कीटनाशक के रूप में, खाद संग्रह के रूप में हम किया जाता है। किसका, तो कीट के लिए नीम की पत्तियों का, हल्दी का, इनका। और कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा भी है, नीचे पढ़ेंगे हम, फसल चक्र की जरूरत होती है, आवश्यक है। ये फसल जो है तंत्र, कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व को भी प्रदान करते हैं। अब आगे है दूसरा, सिंचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंचाई क्यों आवश्यक है, तो भारत में अधिकांश खेती पर वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है और इसीलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत ही उपाय किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है और वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, जो हल्का मृदा होता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है और वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्म तैयार कर ली है जो सूखे की स्थिति में को भी वह सहन कर सकती है। देखिए भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न जलवायु की जो प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता को आधार अपनाई जाती है और इन स्रोतों के कुछ उदाहरण जैसे कि कुआं हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सारे जो है उदाहरण हैं पानी के लिए। देखिए पहले हम कुआं को पढ़ेंगे। कुआं क्या है, तो कुएँ दो प्रकार के होते हैं खुदे हुए कुएँ और नलकूप। खुदे हुए कुएँ द्वारा भूमिगत जल जो है स्तरों में स्थित पानी की एकत्रित किया जाता है और नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं की सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा किया जाता है। दूसरा हम देखें नहर। ये सिंचाई का क्या है, एक बहुत ही बृहद तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है और मुख्य नहर की शाखाएं में निकलती है, जो विभाजित होकर खेतों की सिंचाई में इसका उपयोग आप करते हैं। और नदी, अब तीसरा है कि नदी जल उठाव प्रणाली। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब जो होता है छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप होता है, जो यहाँ पर पानी संग्रह होता है। अब आगे है कि कृषि में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण, जल का विभाजन का उचित प्रबंधन का जो है द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकता है तथा मृदा अपरदन को भी कम करता है। अब तीसरा है महत्वपूर्ण फसल का पैटर्न। फसल का पैटर्न क्या होना चाहिए, तो फसल के पैटर्न में देखेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न जो है प्रणालियाँ चली हैं, विभिन्न प्रकार की जो है विधि का उपयोग किया जाता है, करते हैं। देखिए मिश्रित फसल में दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूँ प्लस चना, गेहूँ प्लस सरसों अथवा मूंगफली प्लस सूरजमुखी। और इससे होने वाली हानि जो है संभावना कम होती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। देखिए अंतरा फसलीकरण में दो से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल
तथा उसके एकांतर में दूसरे प्रकार की जो है दूसरी पंक्तियों में दूसरा फसल आप उगाते हैं। इसके उदाहरण के लिए सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया, ये जो होते हैं। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी फसल पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों को से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं अंतरा फसलीकरण जो है, यहाँ पर फूल का पौधा है, फूल गोभी है, यहाँ पर आप फूल का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जो हैं यहाँ पर लाइन बाय, एक लाइन में फूल गोभी, एक लाइन में दूसरा फसल, फिर दूसरा फसल करके जो है लगा सकते हैं। अब है किसी क्षेत्र में कर्मकार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे फसल चक्र किसको कहते हैं। तो एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम में जो है अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को जो है एक फसल को फिर उगाएंगे, फिर दूसरे फसल को उगाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। परिपक्वता काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक जो है अथवा 3 फसलें आप अच्छा तरह से उत्पादित किया जा सकता है। अब है फसल सुरक्षा प्रबंधन कैसे करेंगे। तो खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होता है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। देखेंगे तो क्या है, तो यह गोरखू जिसको हम क्या बोलते हैं, जेथियम बोलते हैं, गाजर घास जिसको हम पार्थेनियम बोलते हैं, मोथा जिसको हम क्या बोलते हैं, साइरेनस रोटेडस बोलते हैं। ये जो होते हैं क्या करते हैं, ये खरपतवार भोजन और स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं और खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे कि फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। देखें, प्रायः कीट पीड़क जो है 3 प्रकार के पौधों का आक्रमण करते हैं। पहला, ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। दूसरा, ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। तीसरा, ये तने तथा हलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। आगे है कि पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इसमें सर्वाधिक प्रचलित विधि क्या है, पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं और इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा जो है खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियों तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है और पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ जो है निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। देखिए, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, पूछे गए हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों।
पहला पहला में क्या है, तो पहला में है कि किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करें और सिंचाई ना करें अथवा उर्वरक का उपयोग ना करें। देखिए बहुत ही यहाँ पर गलत है। अगर हम इसका जो है अधिक लाभ आपको करना है तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। बी नंबर, तो बी नंबर में है कि किसान सामान्य बीजों का उपयोग करें, सिंचाई करें तथा उर्वरक का उपयोग करें। यहाँ पर भी गलत है, सामान्य बीज में भी उत्पादन क्या होगा, कम होगा। सी में देखेंगे तो किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक का उपयोग करें तथा फसल सुरक्षा की विधियाँ अपनाएं। ये सही है। अब है दूसरा कि क्रियाकलाप में भी आप देखेंगे तो खरपतवार, पुष्प आदि या जो है जो भी आप लगा रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है उनको देखेंगे और उसका जो है निवारण भी करेंगे। अब है अनाज का भंडारण। अब अनाज का भंडारण हम कैसे करेंगे, तो कृषि कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। यदि यह जो है इस हानि के जैविक कारक कीट, पतंग, कवक, कीचड़ी तथा जीवाणु हैं तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं और अंकुरण की जो क्षमता होती है उसको भी कम कर देता है। उत्पादन को जो है बदरंग कर देता है। उत्पादन भी क्या होता है, बदरंग हो जाता है। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को क्या करता है, कम कर देता है। इन कारकों का नियंत्रण पाने के लिए उचित प्रकार जो है उचित भंडारण की आवश्यकता होना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए और जो है निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग जो है भंडारण करने से पहले किया जाता है। ये जो है आप देख रहे हैं निरोधक और नियंत्रण की विधियां जो है भंडारण से पहले हम करते हैं। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादन के नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में। पहले हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से भंडारण करने से पहले सूर्य के प्रकाश में उसको सुखा देंगे और फिर छाया में तथा धूमक का उपयोग, जिससे कि जो है पीड़क का क्या होगा जाएगा, पीड़क मर जाए। ये सारे सम्मिलित हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन है कि फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ तथा जैव नियंत्रणों में अच्छा समझा जाता है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्या है, देखें पीड़कों का नियंत्रण और के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म का उपयोग क्या है तथा उपयोग करना और तथा ग्रीष्म काल में हल से आप जुताई करेंगे, जिससे क्या होगा, गहराई तक जाएगा और गहराई के साथ जो पीड़क होगा वो क्या होगा, गर्मी के दिनों में नष्ट हो जाएगा, खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो है इस प्रकार की जो होगा उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार का विधि जो होगा उसको निरोधक विधि कहते हैं। और जैव नियंत्रण विधि में देखेंगे तो जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार को खासकर नष्ट कर देता है। जैसे कि आप देखेंगे तो नाम है प्रिकले पियर कैक्टस, इन सारे का उपयोग अच्छी तरह से आप करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और किसी अन्य करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि अन्य पौधों को और जानवरों को हानि नहीं पहुंचाता है। यह सस्ता और सरल है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी यह प्रभावित नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन सा कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, कारक में आपको कीट है, कुतंग है, कवक है, चिचरी, ये सारे हैं। और जैविक कारक में भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी तथा ताप का अभाव होता है और ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को क्या करता है, खराब कर देता है। इसमें कम वजन हो जाएगा, अंकुरण क्षमता कम होगा, उत्पादन के जो है बदरंग हो जाएगा। ये सारे लक्षण जो है क्या करता है, बाजार में उत्पादन की दर को क्या करता है, कम कर देता है। यहाँ पर दिया क्रियाकलाप में वो ये एकत्रित कीजिए, बुआई और फसल काटने की जानकारी बात। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। हमने अभी तक जो है कृषि के बारे में पढ़े, अब पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन करते हैं। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों का नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ जाती है और पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है।
देखिए यहाँ पर दिया गया है गाय है, अंडा है, मांस है, मछली है, वसा इसमें 3.60, अंडा में 12 और मांस में कितना मांस में 3.60 कम मात्रा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गाय के लिए आप देखेंगे तो विटामिन आपको मिलता है B1, B2, B12, D, E। और अंडा में D2, D, मांस में D2, D, B सॉरी डी और B2, और मांस में क्या मिलता है B2 और B12, और मछली में आपको नियासिन और D और A। जल की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा दूध में होता है 87%, उसके बाद आपको मछली में 77%। खनिज आपको सबसे ज़्यादा किस में मिल जाता है तो मछली में, और शक्कर जो होता है दूध में होता है। शक्कर जो है अंडा, मांस, मछली में नहीं होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको मछली में मिलता है और सबसे कम गाय में मिलता है। और यहाँ पर वसा सबसे ज़्यादा आपको अंडा में मिलता है। अब देखिए है जो पशु कृषि। पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य जो कि हल चलाना, सिंचाई तथा बोझ ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू जो होते हैं, भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज हैं। गाय जिसको हम क्या बोलते हैं बॉस एंडिकस, और भैंस जिसको हम बोलते हैं बॉस बुलबेलिस। और दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दूध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म के पश्चात जो है पश्चात जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल, इस मतलब कि दूध बच्चा हो गया अब तो ये 6 महीना 7 महीना जो है दूध देगा। इस प्रकार दूध उत्पादन दूध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे कि जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है बहुत अधिक होता है। यदि इन दोनों नस्लों के संकरण कराया जाए तो क्या होगा, ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण होंगे, जो कि रोग होगा और जो दूध होगा ये दोनों होंगे, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दूध श्रवण काल भी होगा। ये रेड सिंधी है और आपको यहाँ पर साहिवाल आपको भारतीय नस्ल दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पशुओं के नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। संकलन करा दीजिए, उसका जो है आप क्या करेंगे तो विदेशी नस्ल और जो देसी नस्ल है उसका संकलन आप करा देंगे। जो एक क्या होता है, एक दूध श्रवण काल का होता है और एक क्या होता है प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक होता है। दोनों को आप ज्वाइंट कर देंगे, संकलन कर देंगे, तो इससे क्या होगा दूध प्रतिरोधक क्षमता भी दूध श्रवण काल भी और लंबा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगा ज़्यादा होगा दोनों क्रॉस कराने से। अब हम पढ़ेंगे नस्ल के बारे में। यहाँ पर दूध की क्षमता के बारे में बताया गया है कि विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त होता है। अब है कि उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झरे हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास से उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वे साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु जैसे डेयरी पशु होगा कि आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। पहला जो है एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, और दूसरा जो है वह जो उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दूध श्रवण काल के समय होती है और पशु आहार की अंतर्गत आते हैं। देखेंगे पहला जो मोटा जो चारा होता है रू सांस होता है जो प्राय मुक्त रेशे होते हैं, और दूसरा बी जो सांद्र जिसमें रेशा क्या होता है कम होता है, और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व इसमें अधिक होता है। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिससे उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो, और ऐसे पोषक तत्वों की अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं।
पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है, ठीक ढंग से बैठता है और उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतःपरजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं और जिससे पशु की त्वचा रोग हो सकता है, और अंतः जो परजीवी होता है वह कीड़े, आमाशय तथा आंत को तथा वन्य कृमि जो फलकू होता है, यकृत को प्रभावित करते हैं। और संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होता है, और अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए क्या करते हैं, टीका लगाया जाता है। अब देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ बीमारी होता है, और पंछी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन, अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसीलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोअर को पाला जाता है। मांस के लिए ब्रोअर को और अंडे देने के लिए लेगहॉर्न ये देख सकते हैं, लेगहॉर्न है, ये एसील है। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे कि एलिस और विदेशी जैसे कि लेगहॉर्न नस्लों का संकलन कराया जाता है। चूजों की संख्या की तथा गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों की व्यावसायिक उत्पादन हेतु, और गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च और अंडे देने तथा ऐसी क्षमता वाले पंछी जो कृषि के उत्पाद के से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को विवेचना करें। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो यहाँ पर विवेचना करने के लिए कहता है, तो आप जो है यहाँ पर समझेंगे कि पोल्ट्री फार्म जो होता है, कुक्कुट ऐसे कृषि उत्पादों के आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता, जैसे कि चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दले हुए दाने। और कुक्कुट इन्हें खाकर अंडों और मांस में संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं। आगे है हम अंडों का ब्रोलर का उत्पादन, अंडों तथा ब्लोअर का उत्पादन। अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम कर रखने के और उन्हें उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है, और उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन के अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत लाभ आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रोलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, और कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। विटामिन ए और विटामिन के। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, इससे महामारी से यह ग्रसित न हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। अब क्वेश्चन है कि पशुपालन तथा कुक्कुट पालन
के प्रबंधन प्रणाली क्या समानता है। तो इसमें देखेंगे समानता आपको क्या मिलता है, तो उचित साफ सफाई आपको दोनों में करना है, और आवास जो है दोनों को होना चाहिए, और फर्श जो है ढलवा होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, साफ जो है जगह रहे, सूखा जगह रहे। और उचित आहार की भी आवश्यकता पशुपालन और कुक्कुट में होती है। और रोग जो है बचाने के लिए टीका लगवाएंगे, बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी से उनको सुरक्षा करेंगे, ये सारे। अब है ब्लोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें अंतर आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं, और इनके प्रबंधन में भी अंतर स्पष्ट करने के लिए कहता है। तो देखिए पहला क्या, ब्लोलर क्या होता है और लेयर क्या होता है। ब्लोलर होता है मांस के लिए, ब्लोलर को पाला जाता है, और लेयर को लेयर को किसके लिए, तो लेयर को अंडों के लिए, अंडे देने वाली जो लेयर होती है मुर्गी पालन के लिए किया जाता है। ब्लोलर इनके आहार में जो है प्रोटीन वसा प्रचुर मात्रा में होता है, और विटामिन ए और के की मात्रा जो है इसमें अधिक होती है। और लेयर में देखेंगे तो ये लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषण होते हैं। और ब्लोअर जो है इनकी मृत्यु दर कम है, और लेयर की मृत्यु दर क्या है, अधिक है। और ब्लोअर में जो है इनकी वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है, और 6 से 7 हफ्ते के बाद इनके उपयोग मांस के लिए किया जा सकता है। और लेयर का यह 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकती है। और ब्लोअर जो होता है इन्हें अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लेयर को इनके वृद्धि के लिए क्या चाहिए, तो अधिक जो है स्थान भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुक्कुट पालन केंद्र में जाओ और वहाँ विभिन्न नस्ल के अवलोकन करने के लिए कहता है। आवास और प्रकाश आदि के बारे में आप जो है पहचानेंगे, कैसा उसका पहचान है। अब है मत्स्य उत्पादन या मछली पालन उत्पादन। तो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक क्या समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में परख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन या तथा मोलस्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ, एक प्राकृतिक स्रोत जिसमें मछली पकड़ना कहते हैं, और दूसरा जो है मछली का दूसरा स्रोत होता है मछली पालन, जिसको मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के जल जो होते हैं, मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल जो अलवणीय है दोनों है। और लवणीय जल जो होता है नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जा सकता है। देखिए समुद्री मत्स्यिकी, भारत की समुद्री मछलियाँ संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। और सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट, मैकरल और टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक है। और समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है, तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियाँ का जो है समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इसमें प्रमुख हैं मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट मतलब पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जिससे कि झींगा। इसका जो है मसलन तथा और मसलन आयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार और आयस्टर का संबंधन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भविष्य में समुद्री मछलियाँ का भंडारण स्टॉक कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है, और इन प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मेरी कल्चर कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। समुद्र में अगर मछली पाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, तो मेरी कल्चर कहलाएगा, मेरी कल्चर। ये देख सकते हैं ताज़ा पानी और समुद्री में जो है मैक्रोबेबियम, रोजेन बर्मी और पीनस मोन्डोन आकार में भी आपको दिख रहा है, एक प्रकार का एक ही समान आपको दिखता है। अब है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। ताज़ा जल में जो होता है मछली स्रोत, जिसके हैं स्रोत नाले हो गए, तालाब हो गया, पोखर हो गया, नदी हो गया। खारे जल के संसाधन समुद्री, जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख, यहाँ पर समुद्री जल भी और खारा जल भी दोनों जो है समुद्र, जिसको खारा जल भी बोलते हैं, और ताज़ा जल जो है दोनों मिश्रित होता है। और यह जो है एस्चुरी तथा
लेगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है, जहाँ पर आपको समुद्र का पानी और जो ताज़ा पानी मिलता है वो लेगून जिसको बोलते हैं। क्या है, महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियाँ का ग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों के अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र के से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 से 6 मछलियाँ की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार की प्रतिस्पर्धा न हो तथा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणामस्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है। और मृगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली में भोजन लेती है। और ग्रास कॉर्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती है। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, तालाब में मछली की उत्पादन का वृद्धि होता है। कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कटला है और सिल्वर है, लोहू है, ग्रास है और मृगल और कॉपर सर्प, तीनों साथ ये सारे के सारे मछली आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ देसी नस्ल से लिए जाए तो अन्य स्पीशीज के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का उपयोग यहाँ पर उपलब्ध ना होना, यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये उपलब्ध नहीं है। और एक गंभीर समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियाँ खोजी जा रही है कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंभ प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए मछलियाँ हैं, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। मछलियाँ हैं 2 तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक है, दूसरा आप संवर्धन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन के मिश्रित मछली संवर्धन के लाभ क्या हैं। तो मिश्रित मछली क्या है, यहाँ पर देखिए 5-6 मछली एक बार आप एक बार एक तालाब में दे देते हैं तो उसका अलग अलग स्पीसीज है वो अपना अलग अलग अपना जनन करता है, आगे वृद्धि करता है। और आप अनेक प्रकार की मछली एक साथ आप क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एक मछली अनेक प्रकार की मछली एक तालाब से। अब है यहाँ पर क्रियाकलाप में भी दिया गया है मछली फार्म पे जाने के लिए। तालाब में मछलियाँ भिन्न प्रकार के कैसे हैं उनको देखने के लिए। अब है मधुमक्खी पालन। तो मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है तथा इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं और मोम का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मधुमक्खी पालन करने की विधियाँ कैसे दी गई हैं और मधु निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी ये मक्खी हैं। और एपिस डोरसेटा एक सेल मक्खी है। और एपिस फ्लोरी जिसको लिटिल मच्छी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी जिसको एपिस मेरिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का जो है किसका उपयोग होता है, तो एपिस फेरा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है मक्खी के व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती है। ये जो है वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं और मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। और मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद तथा पराग एकत्र करती है और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है, उसका कैसा स्वाद है उस पर निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाता है। तो क्या गुण होता है, इसमें जो है मधु एकत्र करने की क्षमता होता है और ये डंक जो है कम मारता है और विभिन्न जो है ये क्या करता है, वह निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहें और प्रजनन क्षमता जो है तीव्र से करें, ये इसके गुण होते हैं। और चारागाह क्या है और ये जो है मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। तो चारागाह आपने पढ़ा कि जहाँ पर बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती है और यहाँ पर जो है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद और पराग एकत्र करता है और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता क्या है, मधुमक्खियों के पालने के लिए अधिक मात्रा से शहद देती है और फूलों की जो किस्में होती हैं मधु की गुणवत्ता और स्वाद के लिए वो निर्धारित करता है। और इसमें क्या होता है, इससे जो है इसलिए इसमें जो है जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतने ही जो है किस्में मधु के स्वाद की भी होगी। और अंततः आप ये कह सकते हैं कि मधु उत्पादन जो है चारागाह से संबंध है। देखिए आपने क्या सीखा और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। आपने क्या सीखा, तो यहाँ पर देखिए पहला है कि फसल के लिए अनेकों पोषक आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन और पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और मिट्टी से शेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए उन्हें बृहद पोषक कहते हैं और शेष पोषक अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए और इन्हें क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक कहते हैं। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों के पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का नियमित या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों पर पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेतों की मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं, जो बढ़ावा देता है एक फसल में आप अनेक जो है खेती कर रहे हैं। एक विशेष फार्म में जो है फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि को बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। और मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में जो है एक साथ उगाते हैं। दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। और एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्ण नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रति रोधिता, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सत्स विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसा कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं और कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन तथा मुर्गों के मांस के लिए ब्रोलर उत्पादन है। और कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देसी तथा बाह्य नस्लों का संकलन कराते हैं।
और समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में कर सकते हैं। और समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का उपयोग करते हैं। मछली विभिन्न मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु तथा सोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपको ये कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले। अब हम क्लास 10th को पढ़ेंगे और यहाँ से आपको क्लास 9 का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। न्यू अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये सारे के सारे हट गए हैं, लेकिन हम जो शुरू किए थे पुराने चैप्टर, जो पुराने सिलेबस को ही, उसको हम उस आधार से इसको हम समाप्त किए हैं। अब हम क्लास 10th को पढ़ेंगे साइंस का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।